सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सिर्फ उम्मीद ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ठीक नहीं हैं। तो सिर्फ आपका दिल रखने के लिए ये कह देता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। बाकी मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। ये सत्य है और इस सत्य को आपको एक्सेप्ट करना होगा। इस सत्य को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप लोग ठीक नहीं हैं। और ठीक हो भी कैसे सकते हैं? आपने अपने आप को ठीक करने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। सारे रास्ते आपने अपने आप को ठीक करने के बंद रखे हैं। हम वही बात करने जा रहे हैं जिस बात पे आजकल आप मस्त हैं। हम वही बात करेंगे, चिंता ना करें। हम वही बात करेंगे जो बात आप लोगों को सच में चाहिए होगी, यानी हकीकतन इसलिए चाहिए होगी क्योंकि आप लोग उसमें ज़्यादा मज़ा लेते हैं, उसी में ज़्यादा मस्त रहते हैं, इसलिए। यानी हम बात कर रहे हैं सीधे सीधे कंगना रनावत और मुंबई पर। वालेकुम अस्सलाम भाई। हम सीधे सीधे बात कर रहे हैं कंगना रनावत पर, और इसमें दोगलापन दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को, उन लोगों का जो सच में दोगले हैं, जो सच में दोगले हैं। देखिए, कपिल मिश्रा की तो मैं बात नहीं करूंगा। एक आतंकवादी की बात करना, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए एक आतंकवादी की, इसलिए मैं इस आतंकवादी की बात ना करते हुए बाकी बातें करने जा रहा हूं, उस आतंकवादी को छोड़ करके। खैर, आतंकवादी ने जो कुछ बोला हो, इस पे जो कहा हो, वो अलग बात है। मैं आता हूं सबसे पहले रूबिका लियाकत पर और बात करता हूं रूबिका लियाकत ने जो ट्वीट किया है कंगना रनावत के ऊपर, उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो कंगना रनावत ने जो कहा कि बाबर एंड कंपनी है ये राम मंदिर को गिराया है। मैं हिंदुओं से पूछना चाहता हूं, आखिर तुम्हारी राम मंदिर कहां है? अयोध्या में है राम जन्मभूमि राम मंदिर, या कंगना रनावत का घर और उसका ऑफिस तुम्हारा राम मंदिर है? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, मर्जी हो तभी बताना, बताने का न दिल करे तो मत बताना, छुपा के रखना। तो रूबिका लियाकत ने लिखा, वाह बीएमसी, गजब मुस्तैदी दिखाई है। अब मुंबई में जल भराव नहीं होगा, ट्रैफिक जाम नहीं होगा, सारे गड्ढे भर जाएंगे, बारिश से कोई इमारत अब भराभर करके नहीं गिरेगी। सरकार, आपने बस एक इमारत गिराई है, लेकिन एक अदाकारा ने आपकी नींव हिलाकर रख दी है। ये रूबिका लियाकत बोल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपम खेर नामक एक दलाल है जो आप जानते होंगे, उसने लिखा है कि गलत 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 है, इसको बुलडोजर नहीं बुल्ली डोजर कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रभार कंगना रनावत के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। चलिए आगे। ये ट्वीट इसलिए सुना रहा हूं ताकि अभी जो सवाल मैं करने जा रहा हूं, अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो वो आकर के जवाब दे जाएगा मेरे सवालों का। हालांकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत है तो वो मुझे जवाब दे जाना। ये ट्वीट अपने जहन में बिठा लेना जो मैं कह रहा हूं। आगे बढ़ता हूं। अमीश देवगन नामक एक दलाल भड़वा कहता है, इमारत गिराना आसान है पर नींव हिलाना मुश्किल, खूब लड़ी मर्दानी झांसी की रानी। वाह। चलिए और आगे चलता हूं। तेजेंद्र ने लिखा है, तेजेंद्र सिंह बग्घा नामक लकड़बग्घा जो है वो आप जानते होंगे, उसने कहा जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। नमस्कार राज भाई। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। मैं मानता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं। अंजना ओम कश्यप ने लिखा है, बीएमसी एंड कंपनी ने बड़ी शिद्दत से आज अपने पैर पर बुलडोजर दे मारा है। अब अभिव्यक्ति की आजादी मुंबई की सड़कों पर किसी गड्ढे में मिलेगी आपको। अच्छा वाह, बड़ी तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे हुआ है आज इन लोगों का हालात। दीपक चौरसिया नामक एक महिला नुमा एक पुरुष ने लिखा है कि कंगना के घर पर बुलडोजर चलाना मतलब संविधान की नींव पर जेसीबी चलाना जैसा है। वाह, वेरी गुड। फिर लिखता है कि कंगना रनावत, यही लिखता है दीपक चौरसिया, लिखता है कि कंगना रनावत के घर पर बीएमसी की कार्रवाई पर किसी को शर्म आएगी, ब्रैकेट में वामपंथी। अच्छी बात है। बबीता फोगाट लिखती है, आज महाराष्ट्र में सरेआम लोकतंत्र की हत्या हुई है। वेरी गुड। संबित पात्रा लिखता है, आज उसने कुछ ईंट खोया है और तुमने अपनी सारी इज्जत। अब आप ही सोचिए, ईंट बड़ी या इज्जत। वेरी गुड। रोहित सरदाना लिखता है, मकान पर बुलडोजर चलाओगे, जुबान कैसे रोक पाओगे? वेरी गुड। अब मैं इन लोगों के ट्वीट इसलिए सुना रहा था, इन लोगों की अपनी मर्जी है, इन लोगों ने अपनी मर्जी से लिखा है, इसमें मेरा कोई दखल अंदाजी नहीं है। इन लोगों की अपनी मर्जी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, ये कुछ भी लिख सकते हैं। मगर
मैं जो सवाल करने जा रहा हूं, अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो इसके ऊपर भी ट्वीट करके दिखाए। मैं ले चलता हूं यूपी में कुछ दिनों पहले, अभी कुछ चंद दिनों पहले, अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी का बेटा। अब आप कहेंगे मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल है। अगर क्रिमिनल है तो अदालत क्या कर रही है? अदालत उसे सजा क्यों नहीं दे रही है? बिना किसी नोटिस दिए अब्बास अंसारी की बिल्डिंग ढहा दी गई, बिना किसी नोटिस के, याद रखिएगा। और कंगना रनावत को 2018 से नोटिस दी जा चुकी है। इस अवैध बिल्डिंग की नोटिस दी जा चुकी। सुन लो भक्तों, गूगल पर सर्च करो, पता चल जाएगा। 2018 में इस अवैध बिल्डिंग पर स्टे लग चुका था। इस बिल्डिंग के लिए नोटिस बीएमसी दे चुकी थी। यानी 2 साल लगा दिए गिराने में। चलिए कोई बात नहीं, आज गिरा दिया, अच्छा हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। अब्बास अंसारी को भी छोड़ दो, कहोगे अब्बास अंसारी क्रिमिनल है, ये है, दुनिया की बातें ले आओगे। चलो, और लखनऊ में सीए का विरोध करने वाले जो लोग थे, उनकी दुकानों पर ताला लगाया गया। कई लाख उनसे धन उगाही की गई। ऐसा ना करने पर उनकी दुकानों पर सरकारी ताला लगा दिया गया और नीलामी की नोटिस चिपका दी गई। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वो गरीब जो हक की आवाज, जो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी क्या? अगर आज कंगना रनावत को अभिव्यक्ति की आजादी दी जा रही है, अगर उसको कहने पर सुरक्षा दी जा रही है, मैं जानना चाहता हूं, संदीप सिंह सेंगर ने जिस महिला का रेप किया था, वो चीख के पूरे दुनिया से कह रही थी, पूरे भारतवासियों से कह रही थी कि मेरी जान को खतरा है। उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? और उसको वाई प्लस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई थी? इसको 4 गार्ड दिए गए थे उसको, और उसके बाद तब दिए गए थे जब उसके ऊपर कई बार हमला हो चुका था। उसके बाद वो चीख कर कहती रही। वो सुरक्षा गार्ड भी मिले हुए थे सेंगर से। उसका एक्सीडेंट होता है, उसके बाप को मार दिया जाता है पहले जेल में, फिर उसका एक्सीडेंट होता है, उसके एक्सीडेंट में उसके रिलेशन वाले मार दिए जाते हैं, फिर वो गायब हो जाती है। अचानक से उसको गायब कर दिया गया। ये पता नहीं वो जिंदा है, मुर्दा है नहीं है, कहां है, कुछ पता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि उसको वाई प्लस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? भारत में हर एक महिला को वाई प्लस सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? लगातार रेप होते जा रहे हैं। रेप होने के बाद अपराधी, रेप करने के बाद अपराधी जेल जाता है, जेल से आकर के फिर से रेप करता है। आखिर उस महिला को सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है? आखिर भारत की वो महिला नहीं है क्या? जिसकी इज्जत लूटी जाती है वो महिला नहीं है क्या? मुझे कोई बताए, भारत की हर महिला को सुरक्षा किस बेस पर नहीं दी जा रही है? हर इंसान को भारत में खतरा है, उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? और कंगना रनावत को किससे खतरा था? कंगना रनावत को खतरा किससे था? क्या उनको जान से मार देने की किसी ने धमकी दी थी? क्या उनको जान से मारने के लिए कहीं किसी एजेंसी ने बताया था कि इनको जान का खतरा है? किस बेस पे दिया गया है? उनकी अवैध बिल्डिंग को गिराने पर आप लोग ऐसा रोना रो रहे हैं। आज मैंने देखा आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी के भक्त हो, रोना रो रहे हैं, कह रहे हैं साहब अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई हमसे। जब ये बात हम कहते थे कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई है, तो फिर आपको तकलीफ कैसे हो रही थी? हमारी आजादी छीनी जाए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने वालों की आजादी छीन ली जाए, वो राइट है। और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में बोलने वालों के खिलाफ अगर कार्रवाई कर दी जाए तो गलत है। सीए का विरोध करने वाले जिन लोगों पर मुकदमा दायर हुए हैं, राष्ट्रद्रोह जैसा मुकदमा लगा है, तब आपकी अभिव्यक्ति की आजादी कहां गई थी? तब आप क्यों नहीं कह रहे थे कि इनकी आजादी हम कैसे छीन सकते हैं? ये देश के नागरिक हैं और देश का नागरिक, उसे आजादी है कि वो बोले, अपने हक के लिए आवाज उठाए। तो आखिर कहां दिक्कत आ रही थी? लेकिन वही बात जब भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के लिए की जाती है तो आपको अच्छी लगती है। लेकिन आज बड़ा रोना रो रहे हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। आज आप कहते हैं साहब कंगना रनावत को परेशान किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं, जिस गरीब ऑटो रिक्शे वाला, एक ऑटो भी नहीं, वो रिक्शे वाला था, लखनऊ का रिक्शे वाला, 2,47,000 रुपए का जुर्माना उसको दिया गया था कि आपको इसको भरना पड़ेगा। उसके घर नहीं था, उसकी झोपड़ी भी नहीं थी, उसको 2,47,000 का जुर्माना इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो सवारी बिठा करके घंटा घर तक पहुंचा के आया था और कैमरे में कैद हो गया था। सीए के विरोधियों को उसने घर तक वहां तक पहुंचाया था, घंटा घर तक, किराए के लिए, अपने पेट पालने के लिए। तब कहां थे आप? 2,47,000 का एक रिक्शा चालक पर अगर आप जुर्माना डाल सकते हैं, आप कहां थे तब? आप मीडिया वाले किसकी दलाली कर रहे थे, किसकी गुलामी कर रहे थे? बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं है, मीडिया से भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सवाल बनता है और मुझे पता है कि यह सवाल सब नहीं करेंगे क्योंकि आज सबको मनोरंजन चाहिए।
आप सबको मनोरंजन चाहिए। कंगना रनावत की बिल्डिंग गिरा दी गई है, सबको तकलीफ है। चलिए 1 लाख बिल्डिंग मैं आपको बताता हूं, 1 लाख। बताइए उनको किस बेस पे गिराया गया है? 1 लाख बिल्डिंग, 1 लाख बिल्डिंग मैं बताऊंगा। बताइए, बगैर नोटिस दिए उन बिल्डिंगों। दिल्ली चलते हैं, दिल्ली दंगा हुआ, वहां पर झोपड़ियों में रहने वाले जो गरीब थे, जो मजदूर थे, बारिश में, तबाही की बारिश थी, और उस बारिश में वहां पर जाकर के उनकी झोपड़ियों को खाली करवा दिया गया। बारिश होते में, बारिश के मौसम में, बारिश होते में उनकी झोपड़ियों को खाली करवा दिया गया। एक मीडिया वाले ने आवाज नहीं उठाई, एक सोशल मीडिया वाले ने आवाज नहीं उठाई कि इन गरीबों से आखिर ये जमीन क्यों खाली कराई गई है। अगर कंगना रनावत जैसी खरबपति, उसका 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए का एक कोना गिरा दिया गया है, उसके बिल्डिंग का एक कोना गिरा दिया गया है, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, आप आहत हो गए हैं, आप तकलीफ में हैं, इतनी बड़ी मुसीबत आ गई देश के ऊपर। कंगना रनावत की बिल्डिंग गिराना बहुत बड़ी मुसीबत है देश के ऊपर। लेकिन उस टाइम आप कहां थे जब बिल्डिंग गिराई जा रही थी, जब झोपड़ियां गिराई जा रही थी? उस टाइम आप कहां थे जब अब्बास अंसारी की बिल्डिंग गिराई जा रही थी? क्रिमिनल नहीं है अब्बास अंसारी, मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, अब्बास अंसारी मुख्तार अंसारी का बेटा जरूर है, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है, याद रखिएगा। और एक बात आपको और वाज़ेह कर देता हूं, जब तक अदालत सजा न दे दे, जब तक अदालत में साबित न हो जाए, तब तक कोई क्रिमिनल या मुजरिम हो ही नहीं सकता है। आपने रिया चक्रवर्ती पर दोगलापन दिखाया, चलिए मान लेते हैं आप दोगले हैं, आपने रिया चक्रवर्ती पर दोगलापन दिखाया, वो बेटी नहीं है क्या? रिया चक्रवर्ती बेटी नहीं है? कल को अदालत में बरी हो जाए डॉक्टर कफील खान जैसे, पता चले कि साहब सारे सबूत फेक हैं, ड्रग्स में इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो बात कही जा रही है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने जुर्म कबूल कर लिया। मैं जानना चाहता हूं, पुलिस के बल पे जुर्म कबूल करवा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये भारत में बहुत आसान है। आप किसी भी इंसान को, बहुत तंदुरुस्त आदमी कोई होगा, उसको भी पुलिस वाले मार मार के जैसा चाहते हैं वैसा उसे कुबलवा लेते हैं। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि रिया चक्रवर्ती ने जो कहा है वो किसी दबाव में नहीं कहा है? छोड़िए, अदालत चलते हैं ना, बताइए फैसला कौन करेगा आपके यहाँ? आपके यहाँ फैसला कौन करता है? अदालतें करती हैं सबूत के बिना पर, या भारत में बैठे दलाल मीडिया करती है? बताइए मुझे, फैसला किसका मानते हैं आप? कानून कौन है? संविधान कहां है? न्याय कहां मिलेगा? इंसाफ कहां मिलेगा? सुशांत सिंह को इंसाफ मिलना चाहिए, बेशक मिलना चाहिए, और ये मैं तब से कह रहा हूं जब आप नहीं कह रहे थे, जब से। लेकिन बताइए मुझे, झोपड़ियां गिरा देने पर कहीं किसी को तकलीफ नहीं हुई थी? आज एक नाचने वाली, एक गाने वाली, आज एक नौटंकी करने वाली, आप उसको झांसी की रानी कह रहे हैं? झांसी की रानी क्या थी पता है आपको? जिससे लड़ रही थी पता है आपको? क्या कुर्बानियां दी थी पता है आपको? आप एक नाचने वाली से, ड्रग्स वाली, जो ड्रग्स का धंधा करती हो, जो ड्रग्स एडिक्ट हो, उसको आप झांसी की रानी कह रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्या भारत की झांसी की रानी ऐसी थी? क्या भारत की झांसी की रानी ड्रग्स लेती थी? ये कंगना रनावत ने खुद कहा है कि मैं ड्रग्स लेती थी, मैं ड्रग्स एडिक्ट थी। झांसी की रानी डुप्लीकेट घोड़े पर, स्प्रिंग वाले घोड़े पर बैठ करके शूटिंग करने वाली, जो ओरिजिनल घोड़े पर नहीं बैठ सकती है, वो झांसी की रानी है। आप किसको समझा रहे हैं? आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? झांसी की रानी कौन थी पता है? क्या किया था पता है? उसकी जैसे आपने बता दिया ये झांसी की रानी खूब लड़ी, मर्दानी। किससे लड़ी बताइए? देशद्रोहियों का सपोर्ट, भारत को कर्जे में डुबाने वाली पार्टी की चमचागिरी, दलाली, क्या झांसी की रानी यही करती थी? क्या कहना चाहते हैं आप? आप झांसी की रानी का रुतबा घटा रहे हैं, कंगना का बढ़ा नहीं रहे हैं। कंगना वही रहेगी जो थी, वो वही रहेगी। चंद पैसों पर किसी भी डायरेक्टर के नाम इशारे पर नाचने वाली, वो वही रहेगी, बिल्कुल साफ तौर पे। जाहिर सी बात है वो पैसों पे नाचने वाली है, वो अलग बात है, उसका अपना पेशा है, वो जाने, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो नाचने वाली हो, गाने वाली हो, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन झांसी की रानी कहना गलत है, सरासर गलत है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर अपने आप को भारतवासी कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप देशभक्त हो ही नहीं सकते, देशद्रोही हैं आप। झांसी की रानी को बदनाम करना चाहते हैं। आप आईटी सेल के फंदे में आ गए हैं। आप झांसी की रानी उसको कह रहे हैं जो चंद पैसों के लिए अपना सब कुछ बेच डालती है, अपना जमीर बेच डालती। क्या झांसी की रानी ने जमीर बेचा था? लानत है तुम पर, लानत है अगर तुम झांसी की रानी नाम दे रहे हो इसका। एक तरफ से सारे भाजपाई जुट गए हैं, झांसी की रानी, झांसी की रानी। क्या है झांसी की रानी?
किसी फिल्म में एक्टिंग करने वाली का आप झांसी की रानी से कंपेयर कर रहे हैं। लानत है तुम पर, लानत। देशद्रोही हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी की दलाली में, चमचागिरी में इतना ज्यादा मगन हो गए हो कि तुमको यह नहीं पता है कि झांसी की रानी कौन थी। उसका इतिहास भूल गए हो, हकीकत भूल गए हो, और उसके बाद कहते हो साहब झांसी की रानी है ये। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम लोगों को शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। और आज जो आवाज उठा रहे हैं, जो कंगना रनावत के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो बता दें मुझे, वो मुझे बता दें आप किसके साथ हैं। आप भारत के संविधान के साथ हैं, भारत के कानून के साथ हैं, या दलालों के साथ हैं। अगर झोपड़ियां हटाने के टाइम आप खामोश रहते हैं क्योंकि वो गरीब मजदूर मर रहे थे, तो आज आप कैसे बोल सकते हैं मैं बिल्कुल खुश हूं। मैं इस बात से बिल्कुल खुश हूं कि उसकी बिल्डिंग गिरा दी। मैं तो कहता हूं उसकी सारी बिल्डिंगें गिरा देनी चाहिए, जितनी अवैध हो सारी गिरा दो, जिसकी अवैध हो सबकी गिरा दो। क्यों? क्योंकि जब भारत में गरीब एक झोपड़ी नहीं लगा सकता है सरकारी जमीन पे, तो ये कौन होते हैं बिल्डिंग बनाने वाले? और सबसे बड़ी बात है, इनसे जुर्माना लेना चाहिए कि सरकारी जमीन पर, सरकारी प्रॉपर्टी पर आप ऐसे बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं, या कानून तोड़ करके आप बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए सरकारी नहीं है, सिर्फ रूल तोड़ के बनाया होगा, मान लिया, तब भी कानून तोड़ के अगर आप बना रहे हैं, कानून का जो मानक है उसको तोड़ के बना रहे हैं, तब भी जुर्माना होना चाहिए। इन पर जुर्माना होना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि झोपड़ियां जब तोड़ी जाती हैं तो कोई नहीं बोलता है, सबके सब अय्याशी करते हैं, दलाली करते हैं, गुलामी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, मुजरा करते हैं। उन गरीबों का कोई नहीं होता है जिनके खाने के लिए पेट में अनाज नहीं होता है, जिन पर भीख मांग करके खाते हैं, तब तो आप खामोश रहते हैं। अगर वो टाट का बोरा लगा करके कहीं, प्लास्टिक लगा करके कहीं रहने लग गए, और आ करके नगर निगम वाले या जो भी बीएमसी, टीएमसी, सीएमसी, एएमसी जो भी जो जहां जहां होता है, वो आ करके ये सारे गिरा जाएं, तो आप खामोश रहते हैं। तब आपको उफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये झोपड़ियां गरीबों की थी, मरने दो गरीब को, हम क्यों उसकी आवाज बनेंगे? और कंगना रनावत की आवाज आप इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो अरबपति है, करोड़पति है। सारे काम गलत है, सारे काम। उसको सिक्योरिटी देना सबसे बड़ा गलत फैसला है। क्यों? क्योंकि भारत की हर महिला आज खतरे में है, उसकी इज्जत खतरे में है, लेकिन सिक्योरिटी नहीं दी जाती। बुरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से भारत में महिलाओं का जीना हराम हो चुका है, लेकिन कोई नहीं बोलता है, सबके सब खामोश। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई नहीं बोलने वाला है। एक होमगार्ड सही से सुनता नहीं है, लेकिन उसको 11 सुरक्षा कर्मी 24 घंटे उसकी सेवा में उपलब्ध रहेंगे। क्यों? मैं जानना चाहता हूं, उसकी इज्जत को खतरा है क्या? उसकी जान को खतरा है क्या? किस एजेंसी ने बताया है कि इसकी जान का खतरा है? किस आतंकवादी ने, किस गुंडे ने, किस बदमाश ने उसको धमकी दी है? क्या प्रूफ है? किस बेस पे इसको दी गई है सुरक्षा? ऐसे मामलात में कहा जाता है, जैसे कपिल मिश्रा है, उसको सुरक्षा दी गई है, अर्नब गोस्वामी है, इसको सुरक्षा दी गई है, कंगना रनावत है, इसको सुरक्षा दी गई है। मैं जानना चाहता हूं उन लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है जो इसके खिलाफ काम करते हैं, जो गवर्नमेंट के अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं, उसको सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है? क्या गवर्नमेंट की चाटुकारिता करना, हमारे टैक्स का पैसा आपके ऊपर बर्बाद किया जा सकता है? आप अगर गुलामी कर रहे हैं, किसी सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, सरकार कोई भी हो, आप उसकी गुलामी कर रहे हैं, उसके इशारे पे मुजरा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तो हमारे टैक्स के पैसे से आपको सुरक्षा क्यों दी जा रही है? खर्चा करे ना सरकार अपनी जेब से दे। जिसको बड़ा शौक हो सुरक्षा देने का, अपनी जेब से दे। हमारे टैक्स के पैसे से वो सुरक्षा देने वाले कौन होते हैं? और अगर होते हैं तो वो लिखित में ये बताएं कि हम किस बेस पे दे रहे हैं। है कोई जवाब किसी के पास? किसी के पास कोई जवाब है? आज के दौर में जब अदालत में भी इंसाफ नहीं हो रहा है, अदालत में भी सब बिके पड़े हैं, शाहरुख गन लेके खड़ा हो जाता है, वो जेल में पड़ा है, मान लिया अच्छा हुआ, कानून तोड़ा था, जेल गया, गोपाल ने फायर कर दिया, एक घायल हो गया, हजारों पुलिस कर्मियों के सामने गोली चलाई, एक आदमी को गोली लगी, मगर उसकी जमानत हो गई, 10 दिन भी नहीं बीते उसकी जमानत हो गई। कपिल गुर्जर नामक दूसरा आतंकी शाहीन बाग में घुस जाता है, गन लेके फायर करता है, पकड़ा जाता है, जमानत हो जाती है। बताइए, शाहरुख गन लेके निकलता है, उसकी जमानत नहीं होती है, उसकी जमानत नहीं होती है। भारत में जितने मुसलमान पकड़े जाते हैं
उनको कई महीने तक जेल में डाल के रखा जाता है कार्यवाही के नाम पे, और अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो 2 मिनट में निकाल दिया जाएगा, 2 मिनट में आपकी जमानत हो जाएगी, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, तब कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको 2 मिनट में जमानत दे दी जाएगी। ये हमारा इंसाफ है। कंगना रनावत की बिल्डिंग गिरा देना आपके लिए बड़ी मुसीबत का सामना है, बड़ी तकलीफ का सामना है, मगर उन गरीबों की झोपड़ियों को गिराना आपके दिल पर सांप नहीं लौटा, आपको तकलीफ नहीं हुई, बल्कि आप अय्याशी में मस्त थे, आप अय्याशी में मस्त थे। हद है गुलामी की, हद है दोगलेपन की। थूकता हूं मैं तुम्हारी शक्लों पे, थूकता हूं। लानत है तुम पर, लानत है तुम पर, थूकता हूं तुम्हारी शक्लों पे। और सत्ता में बैठे वो सत्ताधीन, जो सत्ता में बैठे अपने आप को नवाब समझ बैठे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझ बैठे हैं। भाई ज्यादा दिन तुम्हारी राजाहट नहीं रहने वाली। तुम्हारी राजाहट इसलिए है क्योंकि ये लोग अंधे बहरे और गूंगे हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं ये, इसलिए तुम्हारी राजाहट है। ये तुम्हारे प्यादों के हाथ अपने जमीर को बेच डालते हैं, तुम्हारे प्यादों पे अपनी प्यादों की जबान पे बेच डालते हैं। बिल्कुल बंद कर दिया भाई, ऐसी बंद कर दिया, बेच डाला है, इसलिए तकलीफ में है। लेकिन इन लोगों के भी समझ नहीं आता। मैं विवश से कहूंगा, आंखें खोल लो, दिमाग खोल लो, समझ जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत लंबा मैं खामोश रहता हूं, मैं कई दिन के लिए खामोश रहता हूं, नहीं बोलता हूं। मैं कहता हूं मैं भी तमाशा देखूं, आपकी तरह मैं भी तमाशा देखूं क्या चल रहा है। देखता हूं कई मामले आए और कोई बोलने उफ करने वाला नहीं हुआ। वालेकुम सलाम भाई, उफ करने वाला नहीं हुआ। तुम्हारे मसीहा कहां हैं, कहां हैं तुम्हारे मसीहा? आज दिल्ली में इतनी झोपड़ियां बर्बाद कर दी गई, बताओ कहां है तुम्हारे मसीहा, उनकी आवाज उठाने वाले? शाहरुख जेल में क्यों है? जो ठेके लेते फिरते हैं उनको ठेका क्यों नहीं देते हो? ताहिर हुसैन और शाहरुख का क्यों नहीं छुड़वाते हो उनसे? आंखें खोल लो बेवकूफों, आंखें खोल लो। अपनी तबाही की वजह खुद ना बनो, अपनी तबाही की वजह बन रहे हो। जब भी हम कहते हैं तो गालियों से नवाजे जाते हैं। हम खामोश रहते हैं कि चलो अगर तुम पे यही है तो यही रहे, अगर तुम पे किसी चीज का खुमार चढ़ गया है तो खुमार चढ़ने दो, इसलिए खामोश रह जाते हैं। लेकिन हालात बद से बदतर हो जाते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी जमीर नहीं बेचा है, हमारा जमीर जिंदा है अभी, इसलिए बोल डालते हैं, इसलिए कह डालते हैं। जो बातें मैंने कही हैं अपने लाइव में, अगर किसी मां के लाल में हिम्मत है तो जवाब दे देना। दिल्ली में जो झोपड़ियां बर्बाद की गई, पूरे भारत में जो रेप हो रहे हैं, पूरे भारत में लाखों गरीबों को परेशान किया जाता है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है गरीबों को। बताओ उनके लिए बोलने वाला कौन है? एक ट्वीट किया क्या किसी ने? इसमें तो बिलबिला के सांप निकल आए हैं और पर्सनल अटैक कर रहे हैं शिवसेना पर। हमें शिवसेना से कोई मतलब नहीं, ना ही मैं मुंबई का हूं और ना ही वो सरकार मेरे उत्तर प्रदेश में आने वाली है, ना ही मैं पॉलिटिक्स में हूं कि मैं उसे फॉलो करता हूं। मुझसे कोई राबता नहीं, मैं जानना ही नहीं चाहता हूं कौन राज ठाकरे है, कौन उदय ठाकरे है, कौन बाल ठाकरे थे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यूपी का रहने वाला नहीं हूं, वो मुंबई का रहने वाला नहीं हूं, यूपी का रहने वाला हूं। मुझे क्या फर्क पड़ता है मुंबई से? मुंबई में सिर्फ उतना जाता हूं जितना एयरपोर्ट पे रुकना हो। कभी इत्तेफाक नहीं होता है मुंबई जाना और घूमना और वहां पर देखना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुंबई में क्या है। सुनता हूं मुंबई बहुत अच्छी है, मुंबई ये है, होगी अच्छी बात है। गरीबों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो हम बोलेंगे, और फिलहाल मुंबई में ये नहीं है, ये दिल्ली में है, इसलिए बात कर रहा हूं दिल्ली की। यूपी में ये है, इसलिए बात कर रहा हूं यूपी की। जब गरीब परेशान थे मुंबई में, मजदूर परेशान थे मुंबई में, तब क्या था? तब आप कहां थे? तब आप नहीं बोले थे? किसी पत्रकार ने ट्वीट नहीं किया था कि शिवसेना गलत कर रही है, इनके खाने के लिए लंगर नहीं चला रही है, भंडारा नहीं चला रही है? क्यों नहीं बोले थे आप? आज ये कंगना रनावत, नाचने वाली ड्रग्स एडिक्ट, उसके लिए आप मरे जा रहे हैं चीख के, ट्वीट पे ट्वीट करते जा रहे हैं, कई दिन से जुटे पड़े हैं उसके पीछे। अरे लानत भेजता हूं मैं तुम पर, लेकिन कम से कम इस देश की आवाम को जगना होगा। बहुत सारे ऐसे दोगले लोग हैं जो फ्रंट पे कुछ और रहते हैं, लेकिन ऐसे मसलों पर खुल के सामने आ जाते हैं, खुल के सामने आ जाते हैं। आज शिवसेना को कोसने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, कोई कोताही। मैं खुश हूं इस बात से। कम से कम कोई तो ऐसा हुआ जो इन दलालों को यह कहने पर मजबूर कर रहा है कि मुंबई यानी भारत
POK है, पाकिस्तान है। बताओ, है किसी के पास जवाब? मुंबई को पाकिस्तान कहा जा रहा है, और कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी के दलाल। अब बताओ मुझे, आमिर खान को डर लग गया, नसरुद्दीन को शाह को डर लग गया, तो तुम्हें तकलीफ हो गई। आज पूरे पूरे भारत को पाकिस्तान बना दिया गया और पाकिस्तान कह दिया गया, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। क्यों भाई? अब ये मान लो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी, मेरा फेकू, आजकल फेकू नहीं वो बेचू हो गया है, बेच रहा है सब कुछ। बोलो, जवाब दो, क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी? मानते हो ये बात? मान लो भक्तों। और जब ये मान रहे हो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है, तो तुम पाकिस्तानी हो, तो फिर तुम पाकिस्तानी हो, और पाकिस्तानियों से मुझसे कोई राबता नहीं है। मैं भारतीय हूं, दिल से भी हूं, भरोसे से भी हूं, और शुक्र अदा करता हूं कि मैं भारतीय हूं, मगर मैं पाकिस्तानी नहीं हो सकता, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। होगा अपने घर का प्रधानमंत्री, होगा, बाहर में जाए, हमसे क्या राबता उसका। अगर वो हमारे भारत की चीजें बेचने लग जाए तो हम इसका विरोध करेंगे। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत में चीजें बेचने लग जाए तो हम इसका विरोध करेंगे और कहेंगे साहब हम ऐसे पाकिस्तानियों को नहीं बेचने देंगे। बताओ क्या ख्याल है इस बारे में आपका? गुलामी कैसी लगी आपको अपनी? किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के गुलामों, अब बताओ कहां हो आज? चलो, धन्यवाद अदा करता हूं आप लोगों का, आपने भारत को पाकिस्तान बनाने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन हम वो भारतीय हैं जो गांधी का भारत है, हम वो पाकिस्तानी नहीं जो मोदी का पाकिस्तान है। यानी आज से यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। यह मान लेता हूं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, हिंदुस्तान का नहीं। अब हमें अपना प्रधानमंत्री कोई और ढूंढना होगा, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री पाकिस्तानी है ना? भक्तों की बातें कह रहा हूं मैं, भक्तों की जबान कह रहा हूं मैं, इसलिए मजे करते रहो, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। कौन सा? गांधी वाला भारत, तुम दलालों वाला नहीं।